कहानी है निष्ठा, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा की। कहानी है जिद, जुनून और जज्बात की। कहानी है असंभव को संभव बनाने की। और कहानी है इस समाज की बंधी हुई सोच, बेड़ियों में जकड़ी हुई सोच को तोड़कर एक अनंत उदार आकाश में एक अद्वितीय उड़ान भरने की। बात है 2011 की, जब एक वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा दिल्ली की ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उन्हें एक मैच खेलने के लिए जाना था। उनके गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी। कुछ दरिंदे, कुछ चोर और कुछ गुंडों ने उनकी चेन छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा सिन्हा एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी, हष्ट-पुष्ट और ताकतवर महिला थी। उसने विरोध किया और कोशिश की कि अपने आप को डिफेंड करे और उनसे मुकाबला करे, लेकिन वो 4 जने थे, तो उन्होंने उनकी चेन खींच ली और उनको पकड़कर ट्रेन के दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दिया। दुर्भाग्य था कि सामने से उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी। ट्रेन ने अरुणिमा को टक्कर मारी और वह दोनों ट्रेनों के बीच में आ गई थी। उसका एक पैर शरीर से अलग हो चुका था और दूसरे पैर में भी फ्रैक्चर आ गए थे। सुनसान रात थी, न पास में कोई था, न आसपास में कोई था, और केवल अरुणिमा सिन्हा अकेली थी। खून बह रहा था, पांव अलग हो गया, दर्द से चिल्लाने की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन पास में कोई पूछने वाला भी न था। एक ओर खून बह रहा था, दूसरी ओर आवाजें बह रही थी, आवाजें गूंज रही थी, और पास में कोई नहीं था। न मौत आ रही थी, न दर्द जा रहा था। न मौत आ रही थी, न दर्द जा रहा था। ये कमबख्त जिंदगी भी किस हद तक परीक्षा ले रही थी। ये एक अपने आप से सवाल था, एक अपने आप में दुविधा थी। लेकिन कहते हैं जहाँ विकल्प नहीं होती है, जहाँ विकल्प नहीं होते हैं, वहाँ इंतजार के अलावा और कुछ इंसान कर नहीं सकता। सुबह होने का इंतजार पल ब पल बढ़ता गया, तड़प बढ़ती गई और होश और हालात होने लगी। लेकिन सोचा कोई आएगा आएगा आएगा, लेकिन आए तो मात्र कुछ चूहे। चूहों ने आते ही उस कटे हुए पैर को, उस लहू लहान पैर को और काटना शुरू कर दिया। कटे हुए पैर से खून बह रहा था और दूसरी ओर चूहे धीरे धीरे से काट रहे थे। दर्द बढ़ता गया, न मौत आ रही थी, न दर्द जा रहा था, और चिल्लाने की आवाजें हदें पार कर रही थी, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कहते हैं शायद विधि के विधान को कुछ और मंजूर था। एक किसी हीरे की तलाश में कोई जौहरी निकला होगा, तब ऐसी अग्नि परीक्षा से किसी एक व्यक्ति को गुजरना पड़ा होगा। जब धीरे धीरे सुबह हुई तो कुछ गांव वाले आए और अरुणिमा सिन्हा को पास के छोटे से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आसपास में सुविधाएं कम थी, छोटे से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स के पास रेफर करने का टाइम नहीं था, क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी, खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। अगर थोड़ी सी देर और होती है तो अरुणिमा सिन्हा को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ सकता था। अब क्या था, ना हॉस्पिटल में निश्चेतन क्लोरोफॉर्म नहीं था, यानी कि बेहोशी की दवा नहीं थी, और ना ही वहाँ पर ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड था। चारों ओर डिस्कस चल रहा था। डॉक्टर सोच रहे थे कि क्या करें और क्या नहीं करें। ये सवाल असमंजस में घूम रहे थे। तभी अरुणिमा सिन्हा ने अर्धचेतन अवस्था में कुछ शब्द कहे कि डॉक्टर साहब, जब मैं पूरी रात को तड़पती रही, पूरी रात मेरा खून बहता रहा, तब मैंने इस दर्द को सहन किया है। आप तो मेरे भले के लिए मेरे शरीर से मेरा पैर अलग करने जा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे बिना बेहोश किए ही आप मेरा पैर मेरे सर दर्द से अलग कर दिया जाए। यह सुनकर हर कोई अचंभित था, हर कोई भयभीत था कि ये अलौकिक घटना किस कारण से हो रही है, क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि उसका पैर उसके होश और हवास में उसके शरीर से अलग कर दिया जाए। मेडिकल इतिहास में ऐसी घटनाएं न तो सुनने को मिलती है और ना ही देखने को मिलती है। अपने आप में एक अलग सा माहौल बना हुआ था। लेकिन कहते हैं जिद, जुनून और जज्बात के आगे दुनिया की हर बाधा छोटी नजर आती है। तो डॉक्टर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई और ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। लेकिन बात थी ब्लड की। तो मेडिकल इतिहास में ये बात भी सुनने को बहुत कम मिलती है कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करें,
और ब्लड डोनेट किया गया अरुणिमा सिन्हा के लिए। अरुणिमा सिन्हा का ऑपरेशन हुआ और उसे ब्लड चढ़ाया गया। बाद में उसकी हालत थोड़ी सी ठीक होने पर उसे पास ही के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। तब तक घर वाले भी आ गए थे और बाहर की मीडिया बिना बुलाए बिना न्योते के ही तो आ ही चुकी थी और दुनियादारी की बातों का तो आना निश्चित ही था। लेकिन क्या था, वो धीरे धीरे ठीक हुई, अपनी चेतन अवस्था में आई और उसने न्यूज़ चैनल्स और अखबार संभालने शुरू किए। उनमें लिखा हुआ था कि एक लड़की आधी रात को घर से बाहर क्यों निकली, उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके साथ उसका चरित्र अब है या नहीं, अब उसका आगे क्या होगा, क्या अरुणिमा सिन्हा सुसाइड करने के बारे में सोचेगी, क्या वो फंदा लगाएगी या फिर सरकार उसे एक सरकारी नौकरी से नवाजेगी, उसे कुछ लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आदि शब्द, आदि कोटेशन और आदि क्वेश्चन मार्क न्यूज़पेपर में भी थे और अरुणिमा सिन्हा के दिल और दिमाग में भी जगह किए हुए थे। लेकिन इस अवस्था में, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा दुखी घर वाले होते हैं, क्योंकि दुनिया को तो सिर्फ सवाल उठाने होते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने कुछ पलों में कुछ सोच के ऐसे कुछ वाक्य कहे कि फिर से हर कोई अचंभित हो गया। फिर से एक अलौकिक घटना ने जन्म ले लिया। जो लड़की चल नहीं सकती थी, जो लड़की फिर नहीं सकती थी, उस लड़की ने कहा कि मैं 8,848 मीटर की ऊंचाई माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करना चाहती हूँ। हर कोई हंसने लगा और घर वाले तो अचंभित थे ही थे और हताश भी हो गए कि हमारी बेटी शायद पागल हो चुकी है। हर किसी ने कहा अरुणिमा सिन्हा मूर्ख है क्या, तू पागल हो चुकी है, तू होश और हवास में बोल रही है या नहीं बोल रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाए, पागलों के डॉक्टर को बुलाया जाए, शायद मस्तिष्क पर चोट लगने से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब क्या था, साइकाइट्रिस्ट आए और उन्होंने चेकअप किया, लेकिन कुछ देर बाद वह भी चले गए। उन्होंने कहा होश और हालात तो सब ठीक है, लेकिन ये एक ही बात है जो हमें भी अचंभित कर रही है। बड़े भाई साहब अक्सर जिद जुनून जज्बात की बातें किया करते थे। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को सपोर्ट किया और कहा बहन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हम माउंटेन के लिए जाएंगे, तैयारी करने के लिए जाएंगे। बड़े भाई साहब कुछ ही दिनों के बाद जब अरुणिमा सिन्हा ठीक हुई, उसका एक पैर प्लास्टिक का सिंथेसिस पैर लगाए जाते हैं वो लगाया गया और दूसरा पैर भी फ्रैक्चर ठीक हो गया, आयरन रोड डाली गई थी। तब उसके भाई साहब उसे बिछेंद्री पाल, जिन्होंने देश की आन मान शान तिरंगे को 8,848 मीटर की ऊंचाई पर लहराया था, पहले वो लहरा चुके थे, उनके पास गए और उनको अपनी मार्मिक और दर्द भरी स्थिति सुनाई गई। उनको अपनी बात बताई तो बिछेंद्री पाल के मुंह से कुछ शब्द निकले। कहा बेटा तूने तो माउंटेन एवरेस्ट तभी फतेह कर लिया था जब तूने उस असामान्य हालात में उस असामान्य सपने की तलाश की थी। अब तो बस उस गूंगी बहरी दुनिया को बताना था कि जिद जुनून के आगे अक्सर ऊंचाइयां नीचे दबा करती है और उनको दबना ही पड़ता है। अब क्या था, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन कहते हैं कि कहने और करने में रात दिन का फर्क होता है। कहना आसान है, लेकिन जब फील्ड में मैदान में उतरते हैं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छों के जुनून और जज्बात कई बार नीचे भी बैठ जाते हैं। लेकिन हौसलों से और पक्के जुनून और पक्के दृढ़ निश्चय के साथ लिए गए सपने कहाँ अधूरे रहने वाले हैं जनाब, उनको तो एक दिन पूरा होना ही था। जब ट्रेनिंग कैंप पर गए और ट्रेनिंग की शुरुआती पलों में दौड़ने का प्रयास शुरू हुआ, तब क्या था, जब कुछ कदम चले गए, कुछ मीटर की दूरी तय की गई तो प्लास्टिक के पेड़ से खून निकलने लगा। प्लास्टिक का पेड़ तो नीचे था, लेकिन ऊपर वाला शायद आधा पेड़ असली था, तो वहां से खून की बूंदें टपकने लगी थी। अब क्या था, वापस बैठना पड़ा और कैंप पर आना पड़ा। लेकिन जिद जुनून और जज्बात और पागलपन और दीवानगी ने दूसरे दिन फिर उसी मोड़ पर उसी रास्ते पर खड़ा कर दिया। आखिरकार उस रास्ते को उसकी औकात जो दिखानी थी, उस 8,848 मीटर की ऊंचाई का घमंड जो तोड़ना। अब क्या था, दूसरे दिन भी वही बात, कुछ कदम ज्यादा चली, लेकिन फिर से खून आने लगा, ब्लडिंग होने लगी। फिर कैंप पर वापस जाना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन।
चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल ही जाएगी, नहीं तो एक अच्छा मुसाफिर तो मैं बन ही जाऊँगा। इसी भाव के साथ, इसी हाव के साथ और इसी जुनून के साथ सफ़र को अधूरा नहीं छोड़ना था, उसको पूरा जो करना था। फिर से वही जिद, जुनून और जज्बात। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा चलने लगी थी और धीरे धीरे दौड़ने लगी थी, उछलने लगी थी और कूदने लगी थी। और अब माउंटेन क्लाइंबिंग करने की जो प्राइमरी ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू होने लगी थी। रस्से से ऊपर चढ़ने लगी थी, चट्टानों पर पांव रखने लगी थी। लेकिन अभी मंजिल आधी अधूरी थी, अभी सफ़र आधा अधूरा जा था। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुद्रों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो 8,848 मीटर की ऊंचाई जो बाकी है, उसका घमंड जो तोड़ना बाकी है, तो सफ़र भी बाकी था। तो आगे बढ़ना था। और जब उछलने कूदने लगी थी और उसकी प्राइमरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, तो वो दिन भी आ चुका था जब माउंटेन क्लाइंबिंग करने की शुरुआत हुई थी। अब क्या था, शेरपा जो माउंटेन क्लाइंबिंग करवाते हैं, जो गाइड होते हैं, उनके साथ अरुणिमा सिन्हा ने पहला कदम माउंटेन की प्रथम स्टेप पर रखा और अपने आप से वादा था कि आखिरकार इस सफलता को, इस लक्ष्य को भेदना जो है। शुरुआत हो चुकी थी, कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कदम भी प्लास्टिक के थे। एक पैर प्लास्टिक का था, बर्फ पर रखने पर बार बार फिसल रहा था, और दूसरे पैर में आयरन रोड थी। तो न पैर साथ दे रहे थे, न हालात साथ दे रहे थे। साथ में थे तो जिद, जुनून और जज्बात। और कहते हैं कि जब जिद, जुनून और जज्बात साथ में हो तो किसी और के साथ में होने की आवश्यकता नहीं होती है। सफ़र था, चढ़ रहे थे, बार बार मुसीबतें आ रही थी, लेकिन मंजिल मिलने ही वाली थी। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप के बाद में अंतिम स्टेप और माउंटेन एवरेस्ट फतेह कर लिया था। इस देश की आन बान शान तिरंगा, इस देश का झंडा 8,848 मीटर की ऊंचाई पर लहराने लगा था। स्वच्छंद हवाओं में खुली सांस लेने लगा था और इस देश का नाम रोशन हो गया था। कहते हैं कि इस देश का तिरंगा, इस देश की मातृभूमि, इस देश के लोगों से बनी हुई है, इस देश के अभिमान, स्वाभिमान और मान सम्मान से बनी हुई है। देश के तिरंगे का मान सम्मान जब बढ़ता है, जब इस देश का नागरिक इसके सम्मान में, इसकी आबरू में, इस देशभक्ति में जीता है। और इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है कि इस देश की एक विकलांग बेटी जो ठीक से चल नहीं पा रही थी, उसने आखिरकार 8,848 मीटर की ऊंचाई पर इस देश के तिरंगे को, इस देश के स्वाभिमान को लहराया है। ये अपने आप में एक अलौकिक घटना थी, अद्वितीय घटना थी कि एक पैरों से लंगड़ी, एक पैरों कटी हुई लड़की आखिरकार माउंटेन फतेह कर रही थी। लेकिन वहाँ पर एक और संशय था, एक दिमाग में और बात चल रही थी कि यह तो तय था कि कल के अखबार में अरुणिमा सिन्हा और उसके साथ तिरंगे की फोटो अखबार में आएगी और लिखा होगा, विश्व की पहली विकलांग महिला ने माउंटेन एवरेस्ट फतेह किया है, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर अपने कदम रखे हैं। ये बात अखबार में आने वाली थी, ये बात टीवी पर आने वाली थी। लेकिन क्या यह बात, ये दृश्य देखने के लिए, वो अखबार पढ़ने के लिए अरुणिमा सिन्हा जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, ये उसके मन में एक सवाल जो था। क्योंकि ज़्यादातर मौतें नीचे उतरते हुए होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जब माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चढ़ना होता है और पूरा एक आइस सूट होता है, वह पहन कर चढ़ा करते हैं। जब ऊपर जाते हैं और नीचे कुछ दूरी पर आने तक ही ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। और अरुणिमा सिन्हा के साथ भी यही हुआ, ऑक्सीजन खत्म होने ही वाला था। तब तक मौसम खराब हो चुका था और जो माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए नए पर्वतारोही आ रहे थे, उनके लिए गाइडलाइन आई थी कि आप आधे रास्ते से वापस आ जाओ क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। तब जो 2 सिलेंडर लेके आ रहे थे, उन्होंने एक सिलेंडर वहीं पर फेंक दिया और नीचे जाने लगे थे, और वो फेंका हुआ सिलेंडर अरुणिमा सिन्हा के काम आ गया।
कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनकी हिम्मत अक्सर आसमानों में उड़ान भरा करती है। तो क्या था, अब सिलेंडर भी मिल चुका था और अरुणिमा सिन्हा नीचे उतरने लगी थी। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा नीचे आ गई। हर कोई अचंभित था। जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं तब एक अनुमानित लिस्ट होती है, टीचर्स, फैमिली और जो आस पड़ोस मोहल्ले के लोग होते हैं वो निकालते हैं कि इसके इतने परसेंटेज बनेंगे या इसका सिलेक्शन होगा या इसका नहीं होगा। ऐसी लिस्ट वहाँ पर भी बनी हुई थी, लेकिन उस लिस्ट में आसपास में भी अरुणिमा सिन्हा का नाम कहीं पर नहीं था। क्योंकि कौन कहेगा कि एक लंगड़ी लड़की, एक पेड़ से अपाहिज लड़की एक माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई को फतह करेगी, जहाँ पर हष्ट पुष्ट और सामान्य हालात वाले व्यक्ति भी माउंटेन एवरेस्ट फतह नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर एक अपाहिज लड़की का माउंटेन फतेह करना सबके लिए अचंभित था, अलौकिक था। लेकिन जब अरुणिमा सिन्हा नीचे आई तो हंसने वाले लोग हंसे, लेकिन तब अरुणिमा सिन्हा पर नहीं, अपने आप पर हंसे कि मूर्ख और पागल अरुणिमा सिन्हा नहीं थी, हम थे। हमारी सोच छोटी थी, हमारे जिद जुनून जज्बात छोटे थे, और अरुणिमा सिन्हा के जिद जुनून और जज्बात में वो मजबूती थी कि उसने 8,848 मीटर की ऊंचाई को अपने पैरों तले नीचे दबा दिया और उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया और अपने आत्मविश्वास पर फतह पा ली थी। यह इस देश के लिए, इस गौरव के लिए, इस संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल कायम थी कि परिस्थितियां इंसान को नहीं रोक सकती, चाहे फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। आपके आर्थिक हालात कभी भी आपके लक्ष्य के बीच में नहीं रह सकते। आपकी फिजिकल वीकनेस कभी भी आपके लक्ष्य से आपको नहीं भटका सकती है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और जहाँ राह होती है वहाँ सफलता को झुकना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बहाने बनाना छोड़ दो, कहा जाता है कि बहाने बनाना छोड़ दो और मेहनत करना शुरू कर दो। आपकी लगन, आपका जिद, आपका जुनून, आपके जज्बात, आपका पागलपन और आपकी दीवानगी एक न एक दिन आपको आपकी सफलता से जरूर जोड़ेगी, आपको आपकी सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी कोशिश करना न छोड़ें, कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि जो वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, कि जो वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्तों, क्या पता कल खुद ही आपका जुनून देखकर अपनी ही तस्वीर बदल दे और आपके सफलताओं को पूरा कर दे, आपके लक्ष्यों को पूरा कर दे। इसी शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।